Hello students, my name is Sushil Anthony. और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपका रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर रेस्पिरेशन ही रहते हैं, क्या तो लेते रहते हैं ना, ऐसे तो हम दिन भर नहीं करते रहते। हमारा एक रेस्पिरेशन का रेट होता है, ठीक है, एक हमारा रेस्पिरेशन का रेट होता है जिस रेट से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को लेते हैं। ठीक, दैट रेस्पिरेशन रेट इज 12 to 16 पर मिनट। अभी जब हम आपको वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स बताएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे। तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है दैट इज 12 to 16 पर मिनट होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो आपका कंट्रोल होता है, ठीक, यानी कि रेस्पिरेशन को ऑर्डर कौन देता है, सॉरी, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं या डायफ्राम है उनको ऑर्डर कौन देता है कि आप एक्सपैंड करो और एयर को अंदर खींचो, या फिर कौन ऑर्डर करता है उसको कि जो अंदर एयर आ गई है और पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गई वो एयर, और जब उसको बाहर निकालना है तो कैसे बाहर निकालना है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग दो टाइप से होती है। एक होती है न्यूरल। न्यूरल का मतलब होता है कि ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम का जब चैप्टर बताएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि नर्वस सिस्टम से क्या हो रही है, ये कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग दो स्टेप में होता है, दो स्टेप में, सॉरी, या तो न्यूरल से होगा या तो केमिकल से होगा। मेजरली पार्ट किससे होता है, न्यूरल से। मेजरली क्या 100% पार्ट किससे होता है, नर्वस सिस्टम से। लेकिन कभी कभी ऐसी इमरजेंसीज आ जाती है, सपोज जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपके पास कोई स्ट्रेस आ गया है। स्ट्रेस इन द सेंस क्या हो गया है कि अब जैसे आप इत्मीनान से बैठे हैं, अब कोई आपके पीछे चाकू लेके खड़ा हो गया, अब वो चाकू आपको घोंपना चाह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, डर के मारे आप भागेंगे। आप तो जब आप भागते हैं या जैसे वो चाकू लगाता है तो आप देखते हैं आपका हार्ट बीट बढ़ गया है और आप डर के मारे आपका जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आप भागना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आप भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे तो आपका रेस्पिरेट इस तरीके से करके आपका आपका क्या बोलते हैं, होने लगता है। जब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो केमिकल कंट्रोल होता है तब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, उस समय जो हमारा रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल कौन करते हैं, केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। अब ये हम बताएंगे कि मतलब किस प्रकार से एक्चुअली ये केमिकल भी जुड़ा हुआ किससे है, नर्वस सिस्टम से। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं स्ट्रेस के समय या इमोशंस के समय जब हमारी बॉडी के अंदर रेज्ड हो जाती हैं, तो वो रेज्ड होने के कारण ऐसे सेंटर्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कि वो इस केमिकल को रिसीव करके वाया ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पहुँचा देते हैं, नर्वस सिस्टम में। और जब नर्वस सिस्टम में पहुँचा देते हैं तो फिर से ये कंट्रोल चालू हो जाता है। एक सिंपल सा आपको बाइफरकेट डिवीजन करके बता रहा हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है। अब मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग है, वो अभी नहीं बता रहे। हम सीधा उतर के आए हैं ब्रेन पे। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा किस कैविटी के अंदर रखा हुआ है, इस कैविटी को बोलते हैं स्कल। जो ये बोनी कैविटी है, इस बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्कल। और अगर आपने अपनी क्लासेस में या अपने लेबोरेटरीज में आपने देखा होगा तो जो हमारा स्कल है वो स्कल एकदम ऐसे चिकना नहीं है, वो स्कल क्या है, ऐसे ऐसे करके हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस जो जुड़ा, हम जब वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में पूरा डिटेल बताएंगे। इस जो हड्डी का जुड़ाव होता है इसको हम बोलते हैं सूचर्स। खैर अभी ये बात हम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे कि जो हमारा ये स्कल है उस स्कल के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड फोर ब्रेन,
दूसरा कहलाता है पार्ट मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट कहलाता है हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर यानी सामने वाला, फोर का मतलब होता है फ्रंट, सामने वाला। तो ये फोर ब्रेन है, मिड आप समझी गए हैं, हाइंड मतलब होता है पीछे वाला ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर फिर दो डिवीजन है। ठीक, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम और सेरिब्रम जो है दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर इसमें एक छोटा सा पार्ट भी होता है डाईएन्सेफलॉन, डाईएन्सेफलॉन। ठीक, एन्सेफलॉन, जैसे आपने बीमारी पढ़ी एनकाफलाइटिस, एनकाफलाइटिस क्या बीमारी है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। एन्सेफलॉन मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है जो कि सेरिब्रम, जैसे मान लीजिए सेरिब्रम है, इतना बड़ा सेरिब्रम, इसके अंदर छोटा सा पार्ट घुसा रहता है जिसे हम बोलते हैं डाईएन्सेफलॉन, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, सेरिब्रम और डाईएन्सेफलॉन। इज दैट क्लियर? फिर मिड ब्रेन है, इसका कोई पार्ट नहीं है। फिर हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में कौन कौन से तीन पार्ट है हाइंड ब्रेन में। वन इज कॉल्ड पॉन्स या पॉन्स वेरोली, दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और तीसरा है सेरिबेलम। ये तीनों मिला के बेटा क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। अब हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सब हम बताएंगे कि किससे ब्रेन स्टेम बनता है, किससे क्या बनता है। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पॉन्स वेरोली, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, मतलब ऐसा होता नहीं हमारा ब्रेन, लेकिन ये सिर्फ आपके एक व्यू के लिए बताया है कि ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होता है, पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली के नीचे क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और यहाँ पर ही कहीं यहाँ पर ही किसी ऐसी जगह पे क्या होता है, सेरिबेलम होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब मैं इसको रब करूंगा आपको। अभी केमिकल हम लोग बाद में करेंगे, केमिकल लिखा रहने दीजिए, लेकिन हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, हम लोग पहले चलते हैं नर्वस सिस्टम पे, यानी कि न्यूरल पे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, जिन बच्चों को लगता है कि हमें अभी और क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ और प्लीज़ इसको डाल दिया करिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, समझ में आता है, तो फिर आप इसको प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, उस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के अंदर हमारे पास यहाँ पर ही एक सेंटर होता है। मतलब ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये आपको दिखा समझाने को मैं बता रहा हूँ। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में एक सेंटर होता है, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। इज दैट क्लियर? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है। अब राइम्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ्लो करते जाते हैं, उसको हम राइमिंग बोलते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी एक रेस्पिरेशन के बाद दूसरी रेस्पिरेशन, तीसरी रेस्पिरेशन, वो हमारी चलती रहती है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में एक सेंटर पाया जाता है जिसे बेटा हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। इज दैट क्लियर? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर का जो काम है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स एंड डायफ्राम। अगर आपको याद होगा, आपने पिछले लेक्चर लगाए होंगे, तो मैंने आपको बताया होगा कि इंटरकॉस्टल किसे बोलते हैं। इंटरकॉस्टल इज रिलेटेड टू द रिब्स। ठीक है, रिब्स को हम बोलते हैं कॉस्टल, और दो कॉस्टल के बीच का जो डिफरेंस है, या जो कह लीजिए डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल। तो दो रिब्स को जोड़ने वाली जो मसल है, उस मसल को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स आगे चल के दो टाइप की हो जाती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल
और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायफ्राम का कोई डिवीजन नहीं है। डायफ्राम हमारा कैसा होता है, ऐसे डोम शेप होता है। ठीक है, आपको मालूम है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के हमारे दो पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हम करते हैं इनहलेशन और एक हम करते हैं एक्सहालेशन। इज दैट क्लियर? ये पता ही आप लोगों को, इसमें कोई वो बुराई नहीं। ठीक, जब हम लोग इनहलेशन करते हैं तो जब इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि वो स्पेस को बढ़ाना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब हम इनहेल करते हैं तो जब इंटरकॉस्टल मसल नर्वस सिस्टम के हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा के रेस्पिरेटरी रैम सेंटर से जब मैसेज जाता है तो वो मैसेज कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये क्या करता है, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड की ओर फैल जाता है, स्पेस बनाता है ना। और जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम हमारा किधर चला जाता है, ये जो ऐसे बड़ा सा डोम होता है, ये डोम क्या हो जाता है, ऐसे छोटा हो जाता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी इतनी स्पेस हमारे लिए वो और क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? जब इतनी स्पेस बढ़ जाती है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इनहालेशन। तो हम एयर को क्या करते हैं बेटा, ये एक लंग्स में बना रहा हूँ है ना, तब हम एयर को क्या कर लेते हैं, अंदर की ओर खींच लेते हैं। अब नर्वस सिस्टम में तुम्हें मालूम है कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है बेटा ये एक न्यूरॉन्स आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का जो सिंगल पार्ट है, सिंगल सेल जो है, इसको बोल सकते हैं यूनिट स्ट्रक्चर और द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, और न्यूरॉन्स बेटा दो टाइप के होते हैं, एक न्यूरॉन्स होता है सेंसरी और एक न्यूरॉन्स होता है मोटर। ठीक है, सेंसरी वाला सेंस को लेके जाएगा, सपोज सेंसरी वाला सेंस को लेके जाएगा कि अब नहीं, अब मेरे को रेस्पिरेशन लेना है, तो सेंसरी वाला सेंस को लेके जाएगा, उसको कौन भेजेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा भेजेगा, ब्रेन पे जाकर वो इंटरप्रेट होगा, फिर ब्रेन से आगे जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम से इंटरप्रेट होगा, सेरिब्रम से वहाँ से फिर क्या निकलेगा, मोटर न्यूरॉन्स, मतलब वहाँ से वो आएगा, कमांड आएगा, सॉरी यहाँ से सेंस जाएगा, सेंस के बाद क्या आएगा, ब्रेन से कमांड आएगा, और कमांड के बाद क्या होगा, हमारा मोटर। मोटर मतलब होता जैसे गाड़ी चलता है, एक्सीलेटर दबाते गाड़ी भागती है, तो उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन क्या होगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। कौन सा एक्शन को, जो कमांड आया है उसको। कमांड कैसे आया, जिस किसी भी काम के लिए सेंस गया होगा उस सेंस के अगेंस्ट में नहीं, फेवर में कमांड आया है, और कमांड आने पे मोटर क्या हो गया, न्यूरॉन्स जो है या मोटर नर्व जो है वो हमारे रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को, और हमारा क्या होगा, एक इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, एक इंस्पायरेशन। ठीक है, नो इंस्पायरेशन इज ऑकर, मगर एक्सहेलेशन नहीं हो रहा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर सेंस signal to intercostal muscle and diaphragm for 2 seconds। यानी कि हमारा जो इंस्पायरेशन है वो 2 सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, लेकिन अभी एक्सपायरेशन नहीं हुआ। अभी सिर्फ हमने क्या किया बेटा, इनहालेशन किया। अभी हमने सिर्फ इनहालेशन किया है, और वो भी मेडुला ऑब्लोंगाटा ने जो कॉन्ट्रैक्ट कराया है वो कितना समय दिया हमें, सिर्फ 2 सेकंड का समय दिया है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा तो होता नहीं है
कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम मसल है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो क्या होगा, हम सब इस तरीके से हम करते रहेंगे। जब हम इस तरीके से करते रहेंगे तो एक तो हमारा तो जो लंग्स है वही रप्चर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन को अपने को रोकने वाला भी चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्शन को अपने को रोकने वाला भी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ब्रीदिंग का एक ही पार्ट किया है, इनहेलेशन, ठीक है। अब हमको दूसरा पार्ट करना है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन कराने वाला कौन पार्ट है, इनहेलेशन कराने वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा में रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, वो इन दोनों मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद हम मतलब इनहेलेशन हम ले लेते हैं। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकना भी तो पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो हम एक्सहेलेशन नहीं कर पाएंगे, फिर हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे आना एक्सहेलेशन। तो नाउ contraction has to stop। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कौन स्टॉप करेगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप करेगा बेटा पॉन्स वेरोली में। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम हो गया, अभी नहीं, मतलब अब मेडुला ऑब्लोंगाटा में आरआरसी का काम हो गया, उसने इंस्पायरेशन करा दिया। अब इस इंस्पायरेशन को यानी इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए पॉन्स वेरोली के अंदर एक सेंटर और पाया जाता है, ध्यान देंगे सब आसपास है। पॉन्स वेरोली में एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। नाउ दिस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, यहाँ पर पूरा एक न्यूरॉन्स पूरे यहाँ पर भरे रहते हैं, ठीक है। और ये इसको सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लोंगाटा को, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स वेरोली में पाया जाता है, वो यहाँ पर सिग्नल भेजता है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्शन रोक दे, कॉन्ट्रैक्शन रोक दे। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप्स। किसका कॉन्ट्रैक्शन? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का। कौन रोकता है कॉन्ट्रैक्शन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहाँ पाया जाता है? पॉन्स वेरोली में, ठीक। किसको मैसेज भेजता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, तो भैया अब तो रोक दे, ठीक। इनहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन हो गया, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड जो पार्ट ऑफ ब्रीथिंग है वो भी कंप्लीट हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हुआ बेटा, क्या हो गया? एक्सहेलेशन, ठीक है। फिर कुछ देर का पॉज होता है, ऐसा तो नहीं आप ऐसा नहीं करते ना, हम एक इनहेलेशन करते हैं, हम एक एक्सहेलेशन करते हैं, यानी हम एक ब्रीदिंग को ले लेते हैं और नेक्स्ट ब्रीदिंग में जाने से पहले हमारे पास क्या होता है? एक पॉज होता है, ठीक है। जैसे अभी आप, इसीलिए हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना आता है? सिर्फ 12 से 16 आता है। अगर 12 से 16 आता है तो आप 60 को अगर क्या बोलते हैं 12 से डिवाइड कर लीजिए, बचा 5, यानी हम हर एक 5 सेकंड में क्या करते हैं? एक रेस्पिरेशन को लेते हैं। हर एक 5 सेकंड में हम एक रेस्पिरेशन को लेते हैं। तो 2 सेकंड तो इसमें खर्चा हो गए थे, 2 सेकंड तो इसमें खर्चा हो गए थे, किसमें? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर में इनहेलेशन करने में, ठीक है। अब अब बाकी का जो 3 सेकंड बचता है वो अभी हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये एक्सहेलेशन हो गया। ये सारे सिस्टम में जो मैसेज जाता है इसके अंदर आपका 2 सेकंड और लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सहेलेशन हो गया, इनहेलेशन हो गया, आपको 5 सेकंड्स निकल गया, 4 to 5 सेकंड्स आपका निकल गया, लेकिन अब अगला भी तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने लेके उसको बंद कर दिया, समझिए मेरा बात। तो अब नेक्स्ट इनहेलेशन के लिए टू अगेन स्टार्ट द रेस्पिरेशन, वन रेस्पिरेशन इज ओवर, नाउ टू स्टार्ट द सेकंड रेस्पिरेशन
पॉन्स वेरोली में बेटा एक और सेंटर पाया जाता है, ठीक है, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड एपेन्यूस्टिक सेंटर। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा थोड़ा। एपेन्यूस्टिक सेंटर इज ऑल्सो फाउंड इन पॉन्स वेरोली, ठीक है। पॉन्स वेरोली में भी एपेन्यूस्टिक सेंटर पाया जाता है। नाउ दिस एपेन्यूस्टिक सेंटर will again send the message to the respiratory rhyme center, ठीक, which is found in the medulla oblongata कि भैया क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन करो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब रोका किसने था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने। जैसे ही रोका था हमने क्या कर लिया? एक्सहेलेशन कर लिया। लेकिन अब अपने को फिर से तो नया इनहेलेशन करना है। जब हमको फिर से नया इनहेलेशन करना है तो पॉन्स वेरोली में पाया जाने वाला एपेन्यूस्टिक सेंटर क्या है, ये फिर से मैसेज भेजता है आरआरसी को, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है कि भैया स्टार्ट, तो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, और फिर से हमारा एक्सपायरेशन स्टार्ट। उसके बाद फिर से तुम्हारा जो ये है क्या बोलती है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोली में जो पाया जाता है वो फिर बोलेगा स्टॉप स्टॉप। फिर एपेन्यूस्टिक सेंटर विच इज फाउंड इन द पॉन्स वेरोली, वो फट से क्या बोलेगा? स्टार्ट। तो ये स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप ये चलता रहता है, और हम 12 से 16 बार क्या करते रहते हैं, ब्रीदिंग को लेते रहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्या ये सही है बेटा? समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये हमारा न्यूरल पार्ट था, ठीक। अब ये केमिकल पार्ट हमको करना है, ठीक है। न्यूरल पार्ट था, अब हमको केमिकल पार्ट करना है। चलो, कैन आई राइट दिस और यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? चलो, now we will see chemical, ठीक है। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हमको दो चीज लेके चलनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। एक जो हमारा होता है क्या बोलते हैं, सेंट्रल, इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, और दूसरा है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो ऑर्गन के साथ लगा हुआ है। सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल अभी हमने पढ़ दिया ब्रेन में, इन मेड्यूला, ठीक है। पेरिफेरल जो है दैट तो क्या बोलते हैं, पाया जाता है इन आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, इन आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड aortic and carotid bodies, सब समझाएंगे, परेशान मत होइए। तो सेंट्रल मेड्यूला जो हम लोगों ने पढ़ दिया, पेरिफेरल इन आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, जिसको हम आयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल में बेटा दो चीज़ है, ठीक। केमिकल में दो चीज़ें, जब तुम्हारी बॉडी के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए। याद करिए कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहा था तो सेल क्या करता था? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता था, और कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है, जो कि पानी है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता था और क्या बना देता था? कार्बोनिक एसिड। और जब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर टूट के किसने बना देता था? हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन बदल जाता था, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोग पढ़े थे। तो यानी कि जब CO2 का लेवल कब बढ़ेगा?
CO2 का लेवल तब बढ़ेगा एक नॉर्मल में कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टीनस एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टीनस एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी बॉडी के मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करा रहे हैं। देखो, मसल अपने 3 टाइप के हैं, ठीक है। अगर हम मसल की बात करें तो मसल अपने पास 3 टाइप के हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स, एक होता है स्केलेटल मसल, और एक होता है कार्डियक मसल, ठीक है। इसको तो छोड़ दिए तो बिल्कुल अलग है। स्मूथ मसल जो होते हैं दे आर इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं दे आर वॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा, जब हम स्ट्रीनस एक्टिविटी को करते हैं तो यानी कि जब हम अपने बॉडी के मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं तो हमारा जो बॉडी सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप मान लीजिए मॉर्निंग में जॉगिंग करने जाते हैं, अभी नॉर्मल आप कुर्सी में बैठे तो आपको आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉर्मल मात्रा में मौजूद है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिनिमम प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। लेकिन जब आप मॉर्निंग में जॉगिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करते समय क्या करते हैं, जब आप तेजी से भागते हैं तो आपका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। तब वो 12 से 16 नहीं रह जाता, ठीक, वो 30 है, 35 है, 40 है, यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर आप उतने ऐसे करते थे, या कोई आपको क्या बोलते पीछे से बंदूक लेकर दौड़ा ले और आप भागते जा रहे, कहाँ तक भागना है नहीं मालूम, मगर जान बचाने के लिए भागना है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता है और सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि जो उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज है उसको ब्रेक कर दे, फटाफट इंस्टेंट एटीपी बनाती रहे, ताकि आपको एटीपी क्या होती रहे, मिलती रहे। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो प्रोटीन जो है वो फिर वो क्या होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के लिए, वो भी भागते भागते खत्म हो गए तो जो आपके लिपिड्स है, फैट्स है, फिर वो क्या बोलते हैं आपको वो देती है, एनर्जी सोर्स देती है। नाउ लिपिड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है। वो तो हम लोग जब आप डाइजेशन का डॉक्टर पढ़ेंगे उसको बताएंगे। तो स्टीनस एक्टिविटी मान लीजिए एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन का भी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब सेल्स के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या होता है, पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में घूमता रहता है, ये हार्ट में भी जाएगा, हार्ट में से निकल के जब ये जाता है तो ये क्या बोलते हैं, ये हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से निकल के जब ये बाहर निकलेगा सिस्टम में जाएगा, तो यहाँ पर बेटा निकलने से पहले हार्ट में, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, बहुत सुंदर हार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा तो ये जो ऐसी मोटी सी आर्टरी आपको दिखती है, दिस इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। और आयोटा के ही यहाँ पर 3 ब्रांचेस निकलती, यहीं से निकल जाती फटाफट, जिसमें एक होती है कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर बेटा क्या लगे होते हैं, कुछ कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी कि इस आयोटा के पास यहाँ पर ही कीमो रिसेप्टर्स लगे रहेंगे, ऐसे कीमो रिसेप्टर्स लगे रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटिक बॉडीज। उसी तरीके से कैरोटिड आर्टरी के पास भी कीमो रिसेप्टर्स लगे रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडीज। तो जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन फिर भी उसमें CO2 का लेवल क्या होता है, बढ़ा रहता है। और जब यहाँ से निकलेगा तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स है, दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स, ये क्या है बेटा, कीमो रिसेप्टर्स है। और ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब वाया ब्लड सर्कुलेशन ये कहाँ पे पहुँचेगा, अच्छा, ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये CO2, बढ़ी हुई CO2 को कैच कर लेते हैं, और बढ़ी हुई CO2 को कैच करके जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स क्या है, नर्व द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स जुड़ के नर्व बना लेती हैं, लेकिन जो छोटा स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये नर्व्स जब उस बड़े हुए CO2 को
जिसको कि कैरोटिड या आयोटिक बॉडीज ने पकड़ लिया है, उसको लेके कहाँ पहुंच जाती हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में क्या पाया जाता था, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, और उसको ये ऑर्डर मिलता है कि तुम, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, ठीक है, किसका, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का। तो इसका फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा के आरआरसी से ऑर्डर जाता है कि भैया जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करो, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करो, कि CO2 को हटाना है हमके, मतलब CO2 को हमको रिप्लेस करना है किससे, ऑक्सीजन से करना है, ताकि जो मतलब जो ग्लूकोज बॉन्ड होगा CO2 जो निकले तो फटाफट हटाओ, ऑक्सीजन लाओ, फटाफट हटाओ, ऑक्सीजन लाओ। इसीलिए हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज या ऐसी कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हैं। तो इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? नहीं, एक बार और रिकैप कर देता जल्दी से कि जब बेटा हमको एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पाया जाने वाला ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूज होता है ATP को बनाने के लिए, क्योंकि उसको मसल को क्या करना है, पावर देनी है एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए। उस वक्त कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, प्लस हाइड्रोजन आयंस का। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस विल एक्ट एज अ केमिकल, सॉरी कहाँ गया केमिकल, चलो ये एज अ केमिकल काम करेंगे। ये जो वाया ब्लड सर्कुलेशन राइट हार्ट में गए, फिर लंग्स में गए, फिल्टर होकर वापस आए, तब तक CO2 लेवल बढ़ा रहेगा। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर जैसे सिस्टम में आएंगे तो आयोटा एक बहुत बड़ी आर्टरी है जो पूरे सिस्टम में ब्लड पहुंचाती है, और आयोटा एक ऐसी आर्टरी है जो सिस्टम में जब पहुंचती है तो जितने ऑर्गन्स है उस सारी ऑर्गन्स की आर्टरीज वहीं से ब्रांच होकर निकलती हैं। देखो स्टार्टिंग में ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एक तो आयोटा में, दूसरी आयोटा से स्टार्टिंग में 3 ब्रांचेस निकलती। पहली ब्रांच जो मतलब एक ब्रांच का नाम है कैरोटिड आर्टरी, और उसको ये क्या करती है, यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर्स लगे हैं उस बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है, रिसीव कर लेती है। कीमो रिसेप्टर यानी केमिकल को रिसीव कर लिया। केमिकल को जब रिसीव कर लिया तो वहाँ से न्यूरॉन्स या नर्व्स ने सिग्नल सीधा किसको भेजा, ब्रेन को, मेडुला ऑब्लोंगाटा को। एक्चुअली ये सीधा कहाँ जाता है, ये सीधा जाता है ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन में जो बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के पास जाता है, ठीक है। सेरिब्रम का क्या काम है, सेरिब्रम का काम है सेल्स को लेना, जो फोर ब्रेन का पार्ट था, सेल्स को लेना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद वहाँ से कमांड भेजना, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है वो सेंस कर लेगा, अच्छा CO2 बढ़ा है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगी, अच्छा एनालाइज कर लिया ना उसने, अब कमांड बोलेगा, किसको कमांड देगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा